I मनीष सर think आप Yes, sir. अपना Manisha is. हाँ, good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ मनीष सर ज्वाइन कर चुके हैं। अब वी आर अबाउट टू स्टार्ट, विल वेट फॉर 2 more minutes। इट्स 6:58 राइट नाउ। Right, right, right. जी 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 जी। तो अभी मैडम बता रही थी, राधा गोविंद लॉ कॉलेज की लेक्चरर है मैडम, Okay, कोऑर्डिनेटर okay. है Good evening, ma'am. Good evening, sir. हाँ तो ये बता रही थी कि आज स्टूडेंट्स आज कुछ एग्जाम शुरू हुआ है उधर। Right, 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 sir. हाँ तो कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि थोड़ा कम रहे आज। एक्चुअली सर LLB कोर्सेज का लास्ट फाइनल ईयर बैच जो है उन लोगों का सेमेस्टर आज से शुरू हुआ है ना, और कल भी एग्जाम है, तो शायद हो सकता है कि उस वो बैच के स्टूडेंट ना ज्वाइन हो पाए आज। Yeah, maybe. कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सर। और मैम वहाँ पे आप क्या लेक्चर्स किस सब्जेक्ट में क्लास ले रही हैं मैम? सर मैं सभी सब्जेक्ट लेती हूँ यहाँ पे, खास करके LLM और LLB का ही लेती हूँ। BA LLB का भी 2-1 सब्जेक्ट ले लेती हूँ सर। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट है IPR और आपका बैंकिंग लॉ, बिजनेस लॉ के ऊपर। ओके ओके, बेसिकली कॉमर्स
ये tenants, what we can call, they are the tenure holders. That is the first class of tenant. Okay. टेन्योर होल्डर का बेसिकली मतलब वो है कि वो एक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, एंड विच इंक्लूड्स अंडर टेन्योर आ रहा है. दैट मीन्स दे आर होल्डिंग द प्रॉपर्टी पर्टिकुलर पीरियड. नाउ इनका मेन मकसद था कलेक्शन ऑफ रेंट. दे वर नॉट मेंट फॉर कल्टीवेशन. उनको कल्टीवेट नहीं करना था, उनको रेंट कलेक्ट करना था. आइदर स्टैब्लिशिंग टेनेंट ऑन इट, या तो रैयत को दे सकते हैं या किसान को दे सकते हैं या टेनेंट्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं. उनका मेन मोटिव था. या इफ दे आर होल्डिंग द प्रॉपर्टी, तो दे आर होल्डिंग द प्रॉपर्टी फॉर कल्टीवेशन. उनका मेन मकसद था कल्टीवेशन करना. एक खास बात है ये कि दे कल्टीवेट इट फॉर देयर ओन फैमिली मेंबर्स, अपने लिए. इसीलिए हम लोग अब देखते होंगे झारखंड में अगर जो जमीन कोई बेचने आता होगा या सेल एंड परचेज की बात आती है, तो सबसे पहले पर्सन के दिमाग में आता है परचेजर का, रैयती जमीन है. अगर सामने वाला बोलता है यस, देन ही थिंक्स यस, हाँ हम लोग अब आगे बात कर सकते हैं कि हाँ रैयती जमीन है, नाउ वी कैन गो फॉर परचेज, बिकॉज ही इज कॉन्फिडेंट कि ये जो रैयत है, उसको जो जमीन मिली है वो एकदम क्लीन एंड क्लियर है. दैट इज द रैयत पर्सन होल्डिंग इट फॉर द कल्टीवेशन, अपने कल्टीवेशन के लिए. अगर हस्बैंड बेच रहा है, चाहे फीमेल मेल या फीमेल मेंबर्स के पास रैयती जमीन है, उससे नहीं पड़ता है. द पर्सन शुड बी अ रैयत. उसकी जमीन खरीद रहे हैं, दैट मीन्स इट इज टोटली क्लियर. लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर किसी हम मुंडारी से खरीदते हैं जो कि अनदर क्लास ऑफ टेनेंट है, तो उसमें ओनली उस परिवार में मेल मेंबर नहीं बचा, तो दे कैन होल्ड द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग दैट प्रॉपर्टी. अब कोई मेल मेंबर नहीं है जब तक कि किसी फीमेल मेंबर की शादी नहीं हो जाती है या कोई बच्चा मेल जन्म नहीं ले लेता, वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती हैं, प्रोटेक्ट कर सकती हैं. ऐसा नहीं कि उसका मिसयूज करके दैट सेल वुड बी इनवैलिड. Some of the issues are that कि अगर लीगल पर्पस के लिए उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको अगर कुछ प्रॉपर्टी बेच, कंट्री राइट इज अ स्पेशल राइट गिवन टू द रैयत. Then the third point is, third type of रैयत is अंडर रैयत. तो ठीक, इनको या तो जमीन डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से मिलता है या टेन्योर होल्डर से. टेन्योर होल्डर का पर्पस है रेंट कलेक्ट करना, रैयत का पर्पस है कल्टीवेट करना. नाउ ये कल्टीवेट करेगा तब वो रेंट देगा, एंड द रेंट इज फिक्स्ड बाय द टेन्योर होल्डर, क्योंकि उसको किसी. और इन चारों में मुंडारी कुनकटीदार को टेनेंट तो माना गया है, लेकिन इन चारों की कैटेगरी से उसको अलग रखा गया है. वही करेंगे, एंड देन वी विल कम बैक टू दिस. अभी हम लोग इतना मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग के पास टेन्योर होल्डर, रैयत, अंडर रैयत और मुंडारी कुनकटीदास, ये चार क्लासेस ऑफ टेनेंट्स हैं. नाउ अगर हम लोग आदिवासियों की बात करें या जो जनजाति व्यक्ति, हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स, अगर आप लोग बोलेंगे तो उनके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री में बता दूं थोड़ा थोड़ा. वन ऑफ देम इज असुर. प्लीज सर. बता दें सर? यस सर. हाँ, वन ऑफ द जो एक जनजाति है वो असुर है. नाउ इसमें इन जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद वगैरह, उपनिषद वगैरह में एग्जिस्टेंस में है. इनको बीर असुर भी कहा जाता है. बीर का अर्थ होता है जंगल. दैट मीन्स दे हैव केम फ्रॉम जंगल, और हम लोग इसको कह सकते हैं कि दे सर्वाइव ऑन जंगल. हमारे यहाँ की जनजातियों में बिरहोर एवं असुर, ये दो जनजाति हैं जिन्होंने जंगल ग्रहण किया है. दैट मीन्स दे हैव एक्वायर्ड द फॉरेस्ट, क्योंकि इनका मेन पर्पस है सर्वाइवल.
कहाँ से इनको मिलेगा? फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट अगर हम लोग देखें तो उसमें सिर्फ हम लोग को क्या दिखेगा? फॉरेस्ट में पेड़ पौधा और पानी वगैरह, बालू, दैट्स ऑल। लेकिन अगर हम डेप्थ में जाएंगे फॉरेस्ट में, तो अगर एक पेड़ जो कि शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में है या जनजाति में, अगर वो लकड़ी काट के लाता है फॉर हिज वो एवरीडे का पर्पस के लिए, उसको कोई चार्ज नहीं कर सकता है, रोक नहीं कर सकता है। लेकिन आज के डेट में उसका मिसयूज होने लगा है, तो हम पूरा पेड़ काट के ले जा सकते हैं? नहीं, पेड़ वो नहीं काट सकता है, राइट। लेकिन जलावन के लिए जो लकड़ी हो, वो जो टहनी वगैरह जो सूख गया है वगैरह वगैरह, जो एवरीडे का, वो ला सकता है। इसके सर बाद सेल सेल कर सकता है सर? वो सेल कर सकता है या सिर्फ जलावन पे यूज कर सकता है? जलावन के लिए, फॉर सेल्फ, अपने लिए। वो सेल हो गया तो फिर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस नहीं हो सकता है मैं? नहीं सर। नहीं, उसकी कैटेगरी फिर डिपार्टमेंट क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि धीरे धीरे क्या है ना कि हम लोग तो इंसान है ना, मनुष्य के अंदर लालच बढ़ते जाता है। अब जलावन से हमारा पर्पस हो गया कि चलो छोटा छोटा वो लॉग काट के लाते हैं, उसका प्राइस मार्केट में ज्यादा है। फिर हो गया कि अब जब इसका इतना है तो थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा बढ़ा ले आते हैं, उसका दाम हमको कुछ और ज्यादा मिलेगा। अब थोड़ा सा उसको कमर्शियलाइज कर देते हैं, वहीं पे कटवा के बालू के ट्रक में डाल के ऊपर से बालू डाल दिए, ले आए उसको, राइट। तो वी आर ट्राइंग टू मिसयूज, क्योंकि वो एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे उन्हीं सारे लोगों का है, और उनके लिए सर्वाइवल का वो मुख्य स्रोत है। नाउ द सेकेंड वन इज बाथुदी, PATHUDI। अगर कोई लिखना चाह रहे हैं तो बाथुदी, बाथुदी या बाथदी, ये सब अलग अलग नाम। स्पेल कीजिए मैं सर। जी, स्पेल कीजिए सर। BATHUDI। पहला वाला था असुर, ASUR। इनको बाथुदी, बाथदी, बाहुतुली या बाहुली भी कहा जाता है। इनका ये मानना है ये कि ये सृष्टि के जनक ब्रह्मा के बाहु से उत्पन्न है, और इनका नाम बाहुतुली है। दे आर द वन ऑफ द, ये भी सूर्य की पूजा वगैरह करते हैं, राइट। देन बैगा, बैगा, बैगा जनजाति के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बट इनका जो मेन एग्जिस्टेंस है, उसका जो घना जंगल में होता है, वहां पे ये रहना पसंद करते हैं, या और वहां पे ये अपने आप को सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट मानते हैं। और इनका एक मानना है कि ये एक जगह में खेती नहीं करते हैं। वाई? क्योंकि वो ट्रीट करते हैं कि धरती हमारी माँ है, और एक ही जगह पे खेती करने पर, जी, धरती हमारी माँ है, और एक स्थान पर खेती करने पे उनको कष्ट होता होगा, और उनकी जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाती है, राइट। झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में ये लोग पाए जाते हैं, दिस बैगा जनजाति। और नाउ कम टू बेदिया। ये तो नाम सुना हुआ होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस बिलोंग्स फ्रॉम दिस झारखंड, तो हम लोग को बेदिया वर्ड बहुत इजीली सुनाई, राइट। ये लोग, बेदिया लोग, राजा वेदवंशी एवं मुंडा स्त्री के वंशज हैं। एक्चुअली जो स्टोरी है, एक राजा वेदवंशी जब नरसंहार हुआ तो ही वेंट escaped फ्रॉम देयर दैट, और बच के जाके मुंडाओं के बीच में जाके छिप गए, जो मुंडा जनजाति है उनके बीच में। देन ही मैरिड, और राजा, ये लोग जो बेदिया लोग हैं, राजा वेदवंशी और मुंडा स्त्री के, when he married to a मुंडा lady, and out of the wedlock
when the children will born, तो they named themselves as बेदिया, और वो उनके वंशज हैं. Now the next is, हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि अगर पूरा बताने लगेंगे तो एक को बताने में काफी समय लग जाएगा. एंड हम चाहेंगे कि कोशिश करेंगे कि राजेश सर से कोऑर्डिनेट करके इस बुक का हम पीडीएफ बना के आप लोग को भेज दें ताकि सभी कोई डिटेल्स में पढ़ ले. बिकॉज एवरी डे वी हैव टू डील विद दिस टॉपिक. हम लोग को रोज मिलना ही मिलना है अगर वी आर गोइंग टू लिव इन दिस झारखंड, ये टॉपिक से डील करना, बिकॉज वी ऑल आर फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी. और नाउ सर ये क्लास रोज होगी? जी सर ये पूछ रहे थे कि ये क्लास रोज होगी? नहीं रोज नहीं होगी. मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज कोई डिस्टर्ब न करे बीच में. ये सारा क्वेश्चंस जो है हम लोग बाद में देख लेंगे, है ना. अभी तत्काल जो है सर को लेक्चर देने दिया जाए जो बता रहे हैं, अदरवाइज वो जो फ्लो है ना वो वायलेट होता है, फ्लो रुक जाता है. हाँ, तो उससे, क्योंकि अभी 100 के लगभग हैं हम लोग, तो अगर एक एक करके हम लोग प्रश्न पूछेंगे तो अभी हम लोग रुक जाए, थोड़ा पेशेंस रखें, बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे. नहीं तो सर का जो इम्पोर्टेंट लगे क्वेश्चन उसका जवाब देंगे ना. जी हम लोग वो क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं. अभी सर पहले जो कहना चाहते हैं वो कह लेंगे. इससे संबंधित जो भी प्रश्न आप लोगों के मन में आए उसको नोट करके अपने पास रख लीजिए, और उसके बाद उसका जवाब सर देंगे जब बाद में जब उसका टाइम. सुना हुआ है, अभी हम लोग जानते हैं, ये जो करमाली वंशज हैं वो विश्वकर्मा भगवान के वंशज मानते हैं अपने आप. बेसिकली विश्वकर्मा दैट मीन्स कि जो लोहे के उपकरण या बर्तन को जोड़ने वाला, वो दैट पर्सन डील्स इन दैट बिजनेस. ये रामगढ़ जिले में हम लोग को मिलेंगे, संथाल परगना में मिलेंगे. इनका मेन लैंग्वेज है खोटा प्लस हिंदी का भी प्रयोग करते हैं, खोटा का इनका मेन लैंग्वेज है. नाउ द नेक्स्ट वन इज भूमिज. ये पश्चिम मानभूम में भूमिज वहां पे मिलेंगे. ये लोग स्वर्णरेखा नदी, हम लोग को पता है कि वो पश्चिम मानभूम में, दैट मीन्स नियर टू जमशेदपुर, सरायकेला एंड उस प्लेस पे है ये स्वर्णरेखा नदी. तो उसके बैंक में, उसके किनारे इनका मोस्ट प्रोबेबली निवास है. झारखंड में राज्य में लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, सिंहभूम, रांची एवं धनबाद जिलों में इनकी आबादी है. दे माइग्रेटेड फ्रॉम दैट प्लेस, और उसके बाद ये अलग अलग जगह सेटल भी हुए वहां से. नाउ बिंझिया एक अलग जनजाति है. विंध्य पर्वत से आने के कारण ये लोग अपने आप को बिंझिया मानते हैं. और बिंझिया और असुर जो हम लोग पहले पढ़े थे, द फर्स्ट वन, उनमें ये डिफरेंस है. सिल्दा, हरदाग, सिमडेगा, कादोपनी एवं गुमला में इनका निवास है. नाउ अनदर जो हम लोग जनरली बहुत ज्यादा सुनते हैं कि बिरहोर बहुत फेमस है जनरली का व्यक्ति. बिर का अर्थ होता है जंगल और होड़ का अर्थ होता है आदमी. तो दैट मीन्स अ पर्सन हु रिसाइड्स एंड लिव्स इन जंगल. ये झारखंड में, इसको कहिए कि हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग एक स्थान पर नहीं टिकते हैं. They move from places to places.
ये लोग स्वयं को एवं खरवार जनजाति को सूर्य का वंशज मानते हैं। दे ट्रीट इट टू बी मतलब डिसेंडेंट ऑफ द सूर्य। इनका एक जगह पे काम नहीं रहता है, एक जगह पे एस्टैब्लिश किए थोड़ा सा एंड देन दे मूव आउट टू डिफरेंट प्लेसेस, राइट। फिर वहां जाके अपना नाउ बिरजिया, बीर का हम लोग उसमें भी पढ़े थे बिरहोर वाले में। बीर का अर्थ होता है जंगल, जिया का अर्थ होता है मछली। ना जंगल की मछली। और इनका दे बिलीव इट टू बी द डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड शिव। इनका विश्वास है कि इनका जन्म भगवान शिव से हुआ है। पलामू, लोहरदगा, गुमला इनका मेन रेसिडेंस है। नाउ कम टू द अनदर वन, चेरो। चेरो अपने जनक ऋषि च्यवन को मानते हैं। ये लोग चरखा या चेरू के नाम से भी जाने जाते हैं। नाउ इन द टाइम ऑफ मुगल पीरियड इनका स्टेटस इन द सोसाइटी वाज क्वाइट गुड। उनकी स्थिति काफी अच्छी थी, इकोनॉमिकली, सोशली एंड वेल टू डू। और ये लोग झारखंड के पाटन, हुसैनाबाद, बिहार, डाल्टनगंज, चिकबड़ाई को बड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। इसका मेन मतलब इन लोग को दे आर नोटेड एज कि कपड़ा बुनने वाला। उनकी आइडेंटिटी वी कैन से दैट, उनको कैसे पहचान, मतलब कि दे वीव क्लोथ्स। पलामू, रांची एवं गुमला में दे रिसाइड। नाउ इनका गोंड का है, बेसिकली दे लिव इन रांची, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, सरायकेला, धनबाद, बोकारो एंड गिरिडीह। ये लोग सदरी एवं हिंदी बोलते हैं। गोड़ैत, व्हाट वी कॉल इन गोरैत इन इंग्लिश, GORAIT, तो हिंदी में गोड़ैत हो गया ये। अब ये हम लोग पहले पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया वगैरह में भी इनका एग्जिस्टेंस था। और झारखंड में रांची, लोहरदगा, गुमला, पलामू, धनबाद, सिंहभूम वगैरह वगैरह में इनका एग्जिस्टेंस है। हो देन खड़िया, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के निवासी हैं। झारखंड राज्य में रांची, गुमला, सिमडेगा, पलामू, सिंहभूम में इनका दोनों के नाम से ये लोग जाने मानते हैं कि दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ रोहित, हु वाज द सन ऑफ लॉर्ड राजा हरिश्चंद्र। नाउ किसान, ये अल्पसंख्यक में है। और किसान व्यक्ति वो है जो कि जनरली कृषि कार्य से ज्यादा जुड़ा रहता है। जिनको जैसे सपोज जमींदार के यहाँ ये खाना वगैरह बना दिए उनके घोड़ों को, या फिर व्हाटएवर पानी लाना वगैरह वगैरह, तो उसके बदले में इनको जमीन मिलती थी और उस जमीन पे ये लोग कल्टीवेट करते थे। दैट इज व्हाई दे वर ट्रीटेड एज किसान। नाउ कोरा, कोरा जनजाति का कोई मतलब बहुत ज्यादा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है अभी तक। और इट हैज बीन डिक्लेयर्ड कि हो सकता है ये मुंडा जनजाति की ही उपजाति हो या वंशज हो। देन
द नेक्स्ट इज कोड़वा, इंग्लिश में कोरवा और हिंदी में कोड़वा। देन लोहार या लोहरा, बेसिकली दोज पर्सन्स जो लोहे का कार्य करते हैं। देन महली, छोटा नागपुर एवं पश्चिम बंगाल में बांस का कार्य करते हैं लोग। बेसिकली दे डील इन द बांस के सामान को बनाना, उसके बर्तन को बनाना, यूटेंसिल्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो फर्नीचर्स का या घर वगैरह, मतलब स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स या बैम्बू। एंड मुंडा, जो कि छोटा नागपुर में वन ऑफ द मेन ट्राइब्स, वी कैन से जनजाति। मुंडा का अर्थ क्या होता है? दैट इज ए संस्कृत वर्ड जिसका तात्पर्य प्रतिष्ठा एवं धन से है। दैट मीन्स प्रेस्टीज एंड मनी, प्रॉस्पेरिटी। ये लोग सिंह बोंगा के वंशज हैं जो झारखंड में निवास करते हैं और इनका एग्जिस्टेंस अभी भी है। ऐसा नहीं है कि इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, ये विलुप्त हो गए हैं। हाँ, अब आप देखते होंगे कि अगर कोई दिक्कत कहाँ पे होती है गवर्नमेंट को, कि जितने भी जनजाति लोग हैं ये दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरे का सामान या जो भी आप देंगे तो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम वहां पे आती है कि व्हेन दे डोंट इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट। हायर एजुकेशन and government is also trying to give them a very much big support for their survival and existence, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट का मानना है कि यही हमारा धरोहर है, उनको नहीं बचाएंगे तो कल को ये एक बार विलुप्त हो जाएंगे, तो वी कांट क्रिएट इट। एक बार कोई जनजाति खत्म हो जाता है तो उसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। हाँ, उस चीज को जब तक एक्सटेंड में ला सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, तो वो बचा रह जाएगा। सॉरी, दैट इज व्हाई CNT एक्ट को डेवलप किया गया। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस या सेक्शंस को इम्प्लीमेंट किया गया ताकि उनकी जमीन कोई हड़प नहीं ले, कोई छीन नहीं ले, या अगर गलती से छीन भी लेता है, हड़प भी लेता है, तो देयर आर प्रोविजंस कि उसके एक एप्लीकेशन पे वो जमीन वापस आ जाएगी। CNT एक्ट। यस, अब ये सेक्शन 46 कहता है कि इट इज अ रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ देयर राइट बाय रैयत। जब हम कोई जमीन अपना ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या ट्रांसफर करते हैं? अपना राइट ट्रांसफर करते हैं, अधिकार ट्रांसफर करते हैं। हम किसी चीज को बेचते हैं, सपोज गाड़ी को भी बेचते हैं, तो उसके बाद हमारा उस गाड़ी पे कोई हक नहीं रहता है। जमीन को बेचते हैं तो उसके बाद हम उसके साथ राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, पोजीशन सारा कुछ दे देते हैं उसको। हम कोई कंडीशन भी नहीं लगा सकते हैं कि आप इसको रहने के लिए नहीं, खेती के लिए यूज करेंगे, इसको इस चीज के लिए यूज करेंगे, इसमें आप दिन में 15 घंटा ही रह सकते हैं। नहीं, नो सच कंडीशन इज यू कांट इम्प्लीमेंट। आप कर रहे हैं सेल तो एब्सोल्यूट सेल कर रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शंस, यानी एक्ट। कैसा रेस्ट्रिक्शंस? नो ट्रांसफर बाय रैयत ऑफ हिज राइट इन हिज होल्डिंग और एनी पोर्शन देयर ऑफ, या को तो पूरा का पूरा या थोड़ा सा पोर्शन भी वो बेच, इन द सेंस वगैरह, दे आर मोड्स ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर मोड को न कहकर एक्ट ने सीधा कर दिया है ट्रांसफर। तो वो जितने भी मोड्स हैं वो सारे इंक्लूड हो गए इसमें। नाउ कैसे नहीं ट्रांसफर कर, व्हाट वी कॉल इट अ सिंपल मॉर्गेज और सिंपल लीज
तो वो या फिर वो रिटर्न में करेगा या ओरल करेगा। वो एक दिन के लिए चलो इनवैलिड हो गया, नहीं, दैट इज वॉइड एब इनिशियो व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाँ, उससे नीचे आप कर सकते हैं 4 साल वैलिड, बट सर आफ्टर 5 इयर्स रिन्यू होगा कि नहीं? हाँ, रिन्यू कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन एक टर्म वो 5 साल तक का ही रहेगा। You can't go beyond this 5 years because it is written in the act. जब हम लोग एक्ट पढ़ते हैं कि हम लोग को 4 कॉर्नर्स में ही रहना है, तो जब इसमें लिखा हुआ है कि 5 years, तो that means 5 years only. It will not go beyond 5 years. ओके सर। जी, we'll continue. सर ट्राइब कास्ट अगर पैसा नहीं लौटा पाया मॉर्गेज मनी, जी, ट्राइब कास्ट मॉर्गेज मनी लौटा नहीं पाया, फिर खत्म। आप किसी भी तरीके से उससे रिकवर नहीं कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा? आप सूट फाइल कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ओनली। मनी सूट फाइल कर सकते हैं, उसने लीज दिया या मॉर्गेज किया, तो वहीं तक रिकवरी है उसी अमाउंट तक। मतलब उसके बाद बी पार्ट 46(1)(b) by sale, gift or any other contract or agreement shall be valid to any extent. यानी कोई भी एक्सटेंट तक सेल वैलिड नहीं होगा, गिफ्ट वैलिड नहीं होगा, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। हमने शुरुआत में ही बताया था, लोग जनरली करके रखते हैं कि ये एग्रीमेंट हमेशा के लिए। जब इसमें वर्ड लिखा हुआ है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल नॉट बी वैलिड टू एनी एक्सटेंट। सेल तो होगा ही नहीं होगा, गिफ्ट होगा ही नहीं होगा, इवन दो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड टू एनी एक्सटेंट। मतलब वो कुछ भी करवा लीजिए, दैट इज नॉट वैलिड। अगर वो रैयत if he enters into a bhugat bandha mortgage, that is a type of mortgage, he can go for 7 years, 7 साल तक वो कर सकता है। नॉर्मल मॉर्गेज 5 साल, भूगत बंधा मॉर्गेज जैसा ही वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, भूमि को बंधक बना के, यानी उस पे वो भूमि को बंधक बना के हम जो पैसा ले रहे हैं, वो that type of mortgage, it is a special type of mortgage which exists in this CNT Act के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग 7 साल तक उस मॉर्गेज को कर सकते हैं, बट नॉर्मल मॉर्गेज विल बी ओनली फॉर 5 years। इसके अलावा सर फैक्ट्री जो लगाता है सर कंपनी वाले, हाँ, कंपनी वाले सेक्शन 49 में, दैट इज डिफरेंट प्रोविजन। ये सेल की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, उसमें नॉन ट्राइबल को बेचा जा सकता है, राइट, बट हम लोग उस पर भी आएंगे इसके बाद। इसको मैं थोड़ा सा टच कर दूं। सोसाइटीज एक्ट 2 है हमारे पास, एक 1860, एक 1935। 1860 वाला नॉर्मल सोसाइटीज एक्ट है और 1935 वाला बिहार एंड उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1935। अगर बिहार एंड उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को हम दे रहे हैं, मॉर्गेज कर रहे हैं, सोसाइटी को कर रहे हैं, जो वो सोसाइटी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर बिहार एंड उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1935, तो हम 15 साल के लिए कर सकते हैं, बट नॉट उसमें 1860 वाले सोसाइटीज में हम लोग नहीं दे सकते हैं, जैसे कि बाकी जनरल जो। और 1935 वाला जो है उसमें जनरली किसान क्रेडिट्स, किसान लोन, एग्रीकल्चर लोन और नॉन प्रॉफिट, जितना भी नॉन प्रॉफिट है वो। अब आप जैसे देखेंगे जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है या कोऑपरेटिव बैंक्स है, वो किसान क्रेडिट्स वगैरह करती हैं, वो मशीन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी लोन पे सब्सिडी पे आपको मिलता है, वो सारा वो कोऑपरेटिव बैंक्स बियर करती है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अगर वो बंदा इसमें देता है, अगर वो मॉर्गेज करता है वो रैयत बिहार एंड उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1935 में, तो वो 15 साल के लिए कर सकता है, राइट। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? नॉर्मल मॉर्गेज एंड लीज फॉर 5 years, भुगत बंधा मॉर्गेज फॉर 7 years, and if the person is giving that property to Bihar and
मॉर्गेज तो बिहार एंड उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है उसको दे रहा है तो 15 साल के लिए, बट नॉट 1935 वाला, 1860 वाला में नहीं। नाउ इसके बाद अलग से जो प्रोविजन है, इफ एन ऑक्यूपेंसी रैयत हु इज अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर कोई ऑक्यूपेंसी रैयत शेड्यूल्ड ट्राइब का सदस्य है तो वो दूसरे शेड्यूल्ड ट्राइब को बेच सकता है, बट ओनली 2 कंडीशंस शुड बी फुलफिल। 2 कंडीशंस फुलफिल करना है उसको। पहला कंडीशन ये है कि डिप्टी कमिश्नर उसका परमिशन लेना है, और दूसरा परचेजर शुड बी ऑफ दैट रेवेन्यू पुलिस स्टेशन जहां पे वो जमीन सिचुएटेड है, जहां पे वो जमीन एग्जिस्ट कर रहा है। Point, what is the second point? First point is DC permission and second point is हाँ, कि पर्सन हु इज अ परचेजर, जो व्यक्ति वासी होना चाहिए उसी थाना क्षेत्र का जहां पे वो जमीन सिचुएटेड है। हाई कोर्ट हैजंट यूज्ड द वर्ड द मे, कि आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, वो मैंडेटरी मस्ट कर दिया। मस्ट में मतलब आपको लेना ही है परमिशन, क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन इन द एक्ट। तो जनरली पीपल बाईपास करके उसको कर रहे थे, इलीगल फ्रॉडुलेंट सेल्स एंड ऑल दोज थिंग्स। आफ्टर द कोर्ट्स ऑर्डर द लैंड ट्रांसफर, सबको याद भी होगा कि 1 हफ्ता तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था कोई भी चीज, जब तक कि हाई कोर्ट से कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं आ जाए भाई बाकी का करना है कि नहीं, बिकॉज नोबडी वाज नोइंग। झारखंड हाई कोर्ट स्ट्रिक्टली ऑर्डर कि नहीं, परमिशन इज मैंडेटरी। तो जितना इलीगल ट्रांसफर्स था वो सब तुरंत रुक गया। सब रजिस्ट्रार होते हैं जो कि लैंड ट्रांसफर के द मेन अथॉरिटी होते हैं, सब रजिस्ट्रार। नाउ ही केयरफुली लुक्ड इन द मैटर कि ये आदिवासी की जमीन है, शेड्यूल कास्ट की है या बैकवर्ड क्लास की है, एंड स्पेसिफिक द परमिशन इज टेकन फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर और नॉट। अब रिसेंटली एक और थोड़ा सा अमेंडमेंट हो रहा है कि जब भी आप सेल डीड करने जाएंगे, अब पहले कास्ट लिखना जरूरी नहीं था। नाउ इसमें सेक्शन 49 कहता है कि ट्राइबल लैंड ट्रांसफर हो सकता है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहां पे 2 चीज होना मैंडेटरी है कि वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होना चाहिए और फॉर एग्रीकल्चर वर्क। अगर ये दोनों काम नहीं हो रहा है तो डीसी कैन रिटर्न द प्रॉपर्टी बैक टू दैट पर्सन, ओरिजिनल ओनर। आप इंडस्ट्री बैठाने के लिए लिए हो एंड यू आर नॉट फुलफिलिंग द पर्पस, इंडस्ट्री आप नहीं बैठा रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर के परमिशन को हटा के परमिशन इज नाउ नीडेड फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से परमिशन इज मैंडेटरी। वहां से परमिशन मिलेगा तभी आप एक्वायर कर सकते हैं, ओनली फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पर्पस। और अगर आपने वो पर्पस फुलफिल नहीं किया, इंडस्ट्रीज आप नहीं बैठाए, तो दैट कैन बी रिटर्न, द प्रॉपर्टी कैन बी रिटर्न बैक टू द पर्सन विदाउट कंपनसेशन। नाउ अब हल्का compensation, sir? हम एक और जी, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने पर्पस को फुलफिल नहीं किया, हम एग्रीकल्चर के लिए एक्वायर किए, ठीक है, या इंडस्ट्रीज के लिए एक्वायर किए, और हम उसमें वगैरह वगैरह वगैरह, आप अपना स्ट्रक्चर उठा के ले जा सकते हैं या डिमोलिश कर दीजिए, राइट। इसको हम लोग और डेप्थ में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। एक छोटा सा प्रोविजन हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, which is given in section 71. Okay. और yes, 71 और 71 एक कहता है 71 जा सकता है
जैसा कि मैंने वो सब्जेक्ट शुरुआत में पढ़ा था कि दादा की बेची आदिवासी जमीन पोते ने वापस प्राप्त की, द पर्सन कैन गिव द एप्लीकेशन एनी कॉन्ट्रोवेंशन हैज टेकन इन सेक्शन 46, उसके कोई प्रोविजंस को बाईपास करके, और सेक्शन 48, ये कुछ सेक्शन हम लोग नहीं देखे हैं, सेक्शन 240 और एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, और बाय एनी फ्रॉडुलेंट मेथड including decrees obtained in a suit by fraud। अब ये एक्ट स्पष्ट कह दिया है कि डिप्टी कमिश्नर को या तो वो रैयत देगा कि आई वांट माय प्रॉपर्टी बैक बिकॉज देयर वाज ए कॉन्ट्रोवेंशन इन द सेल, किसी कारण से कॉन्ट्रोवेंशन हुआ है, किसी प्रोविजंस को बाईपास करके प्रोसीड किया गया है, या किसी चीज को नजरअंदाज करके, या फिर इन 3-4 सेक्शन का 46, 48, सेक्शन 24 का 240 या कोई और प्रोविजंस का वायलेशन करके वो डीड या सेल एक्शन एनी मोड ऑफ ट्रांसफर हैज बीन अडॉप्टेड, जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कोर्ट के डिक्रीज को भी इंक्लूड कर दिया गया है कि फ्रॉड एंड फ्रॉडुलेंट मेथड से डिक्रीज आपने ऑब्टेन किया है, आइदर इट में बी सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। अगर आपने कोई भी फ्रॉडुलेंट मेथड अपनाया है तो वो डिप्टी कमिश्नर ऑन इट्स ओन मोशन या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द रैयत रिस्टोर द पोजीशन बैक टू द रैयत। इसमें बहुत सारा प्रोविजंस और भी है कि कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 30 साल पुराना या उस समय क्या है, क्या प्रोविजंस है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर इज कि कोई भी लूप होल आपने कोई भी हथकंडा अपनाया है या व्यक्ति ने अपनाया है तो उसको कोर्ट वैलिड नहीं कर देगा या एक्ट उसको बाईपास नहीं कर देगा कि चलो जैसे सपोज देयर आर 2 जनजाति कहिए कि जो जाति होते हैं लोहरा और लोहार, आपने गलती से लोहरा के जगह लोहार लिख दिया या डिलिबरेटली लिख दिया, या फिर हम आदिवासी हैं आप नॉन आदिवासी हैं, हम आपको जमीन बेच दिए, यू फाइल्ड अ सूट और बाद में हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके कोर्ट का डिक्री ऑब्टेन कर लें, या कोई फ्रॉड गवाही देके या मिसगाइड करके, बाय एनी मेथड बाय एनी मींस, अगर वो एक्ट को बाईपास कर रहा है या प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो दैट विल बी एनल्ड, वो रद्द हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड डिप्टी कमिश्नर हैज गॉट इमेंस पावर टू रिस्टोर बैक द प्रोविजंस, प्रोविजंस बोल रहा है, प्रॉपर्टी पोजीशन बैक टू दैट रैयत, even though without compensating the original purchaser, right? These are the backbones of CNT Act, जिसके बलबूते पे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भी रांची, जमशेदपुर जैसे प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टीज खाली पड़ी हुई हैं, जंगल झाड़ी उगा हुआ है। कुछ बिल्डर्स ने उस चीज को स्टार्ट किया कि दे मैरिड एन आदिवासी लेडी और उसकी जमीन पे घर बना दिया, अपार्टमेंट, और अपने नाम पे बेचना स्टार्ट किया, ट्रीटिंग इट टू बी कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर ट्रीटेड टू बी, लॉ के अंदर या लॉ के आईज में दोनों को इक्वल माना जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ आर इक्वल, दे आर वन। तो उस चीज को हम बेच सकते हैं नहीं, द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ वाइफ and if she is a member of scheduled tribe, she can only sell that property according to this provisions। ये तो हस्बैंड क्या, उसने तो डेवलप किया है, प्रॉपर्टी में एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसको एक रूप दिया है। जी सर शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर शेड्यूल कास्ट में अगर जमीन ट्रांसफर करना चाहता है तो उसमें कुछ टर्म ऑफ कंडीशन है क्या? वो डीसी का परमिशन होगा और वो उसी पुलिस डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। आई विल जस्ट एंड दिस सेशन विद इन फ्यू मिनट्स। ये तो बता दिए आप सर, ये तो बता दिए जी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चनर पे जाएंगे, ठीक है। और हाँ, तो मैं बता रहा था कि सपोज आई एम द मेल मेंबर, मैं बिल्डर हूँ, डेवलपर हूँ, मैं आदिवासी लड़की से शादी किया और उसकी प्रॉपर्टी में मैंने
अपार्टमेंट बना के मैं अपने नाम पे बेच रहा हूँ, इज दैट सेल वैलिड? नो, दैट प्रॉपर्टी इज नॉट माइन, दैट प्रॉपर्टी इज ऑफ दैट लेडी। हाँ ठीक है, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, उसमें कोई हम लोग लॉ के नजर में एक है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जिस लेडी से शादी किए उसकी प्रॉपर्टी को हम अपना मान लें। जो जितना भी सेल है वो इनवैलिड, इनफैक्चुअस है, राइट? तो लोग बहुत तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कोई कुछ ना कुछ हथकंडा अपना के या कुछ अपना प्रोविजन या तिगड़म लगा के उस प्रॉपर्टी को हथियार, बिकॉज द पीपल। और क्या प्रोविजन हो सकता है सर इसमें? इसमें ये मेन सारा प्रोविजन से ही है। ये तो मान लीजिए कि आदिवासी से शादी करके जमीन हड़पने का एक ये हुआ, और कुछ हो सकता है। बहुत तरीका है कि अब उस जो लीगल हेयर हुआ उसके नाम पे कर दे, बहुत सारा तरीका होता है, बट उसमें भी बहुत सारा प्रोविजंस है कि बच्चा अगर सपोज मान लीजिए वन पर्सन इज हिंदू, ठीक है, और वो आदिवासी या नॉन ट्राइबल, वो आदिवासी लड़की से शादी करता है और एक इश्यू होता है, नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कल्चर या बच्चे पे कि वो किस ढंग से अपना रहा है, धर्म को अपना रहा है, सब कुछ अपना रहा है, तो ही विल बी ट्रीटेड एज टू बी। अगर वो इधर अदर साइड फादर को अपना रहा है तो ही विल नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टीज, वो उसके पोजीशन में ले सकता है। आपके डेथ के बाद पोजीशन किसके पास जाएगा जी? वाइफ के डेथ के बाद पोजीशन किसका होगा? चाइल्ड के पास जाएगा। पोजीशन फर्स्ट हो गया है आपका आदिवासी लेडी से शादी करके, और सेकंड हो गया, थर्ड क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नंबर ऑफ नहीं है, लेकिन बहुत सारा नंबर ऑफ नहीं सर, मजा आ रहा है पढ़ने में, इसीलिए पूछ रहा है। सचिन जी देखिए और लोग हैं सर। जी सर एक क्वेश्चन था सर। सर जैसा कि अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है सर? लोहार का बात कर रहे थे सर, जैसे कि कोई लोहारा है और वो लोहार बन करके वो जमीन को फ्रॉडली बेच, फ्रॉडुलेंट मेथड। नहीं सर, अभी कुछ और प्रोविजंस बताते हैं आप लोगों को, और उसके बाद एक साथ आप लोग क्वेश्चंस पुट अप करते हैं एक एक करके, मतलब आफ्टर हिज लेक्चर वुड हैव कंक्लूडेड। अभी क्या हुआ कि आप लोग और क्वेश्चन आंसर सेशन पहले स्टार्ट करवा दिए, हालांकि समय काफी हो गया है, परंतु हमारा रिक्वेस्ट ये रहता है, अभी तो खैर कंक्लूड हो रहा है और जो है क्वेश्चन आंसर सेशन जितना देर सर लेना चाहें लें, परंतु मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से जो भी यहाँ पे मौजूद हैं कि एक डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन करें हम लोग, और अपने आप पे रिस्ट्रिक्शन बना करके रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, सो दैट क्वेश्चंस जो है लास्ट सेशन में ही केवल पूछें, बीच में कोई भी किसी भी प्रकार से इंटरप्शन नहीं हो, तो फ्लो बना रहे, तो लेक्चरर ज्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाते हैं, है ना? ओके सर। सो काइंडली हाँ, थैंक यू सर। ओके सर, काइंडली कंटिन्यू सर। हम लोग फिर से ज्वाइन कैसे हो पाएंगे अगला दिन? हम फिर से लिंक भेजेंगे, वो राजेश सर के साथ मैं डिस्कस कर लूंगा और सुटेबिलिटी देख लेता हूँ सर का और अपना, और उसके बाद हम लोग फिर एक और सेशन करेंगे जिसमें हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, राइट? हेलो सर, वन क्वेश्चन। किन्हीं को क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछना सर। ये ट्राइब्स ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू नॉन ट्राइब्स फॉर द एजुकेशन पर्पस? एक सेकेंड थोड़ा एक करके, एक्चुअली बहुत एक साथ बोलने पे ना वो कंफ्यूजन हो जाता है। सर एनी ट्राइब्स पीपल कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू नॉन ट्राइब्स फॉर द एजुकेशन पर्पस सर? हाँ कर सकता है। देखिए पर्पस उसमें डीसी ये देखते हैं, 2-3 चीज खास देखते हैं डिप्टी कमिश्नर, बिकॉज ही इज द लीगल गार्जियन ऑफ आदिवासी। उनको देखना है कि पर्पस क्या है ट्रांसफर का, अच्छा वो एजुकेशन है क्या है, और दूसरा देखना है उनको कि क्या ये अपना पूरा का पूरा जमीन बेच दे रहा है। अगर व्यक्ति पूरा का पूरा जमीन बेच देगा, सर्टेन पार्ट ऑफ द जमीन बेच रहा है वो, बता रहा हूँ डीसी क्या क्या देखते हैं कि अगर हम पूरा का पूरा जमीन बेच दें तो कल को हम क्या करेंगे, और अगर सर्टेन पार्ट बेच रहे हैं तो क्या उसमें उसको सही प्राइस मिल रहा है। नाउ सी द कंडीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पर्संस। एक तो सर
इतने सीधे साधे होते हैं कि जनरली आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो इनको करंट मार्केट रेट भी पता नहीं है। और जो परचेजर है बट उसको कहीं ना कहीं से इंटरेक्शन पता चला होगा कि मान लीजिए 30 लाख की जमीन है, हम उसको 50,000 में खरीद ले रहे हैं, ठीक है, तो वो उस पार्ट को मेरा क्वेश्चन है सर, मैं कहना है कि सर ये जो अनाबादी बिहार सरकार का जो है सर अवैध दखल होता है, तो ये सर क्या गवर्नमेंट का होता है कि सर जिसका शेड्यूल ट्राइब का है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट। सर शेड्यूल ट्राइब वाला जमीन कहलाएगा सर कि गवर्नमेंट का सर? अवैध दखल दैट मींस देयर इज अ इलीगल पोजीशन। जी जी। तो जैसे कि मान लीजिए अगर अवैध दखल है तो किसका है? जी एसटी का है सर। एसटी का है। अब वो अवैध आइदर उसको गवर्नमेंट दी होगी या नहीं दी होगी। जी सर। तो अगर उसका जमीन नहीं है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इन इलीगल पोजीशन। ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप बोले सर कि पीएनके का जो भी जमीन है, पीएनके के अंतर्गत जो भी जमीन आती हो, वो आदिवासी का जमीन आदिवासी खरीद सकता है जी। लेकिन मेरे हमको ये नहीं समझ आ रहा, जो फैक्ट्री जो लगती है वो कैसे है? वो सेक्शन 49 में है, प्रोविजन है गवर्नमेंट का कि आप इंडस्ट्रीज बैठाने के लिए सोशल वर्क, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स या फिर एग्रीकल्चर के लिए आप ले सकते हैं जमीन। तो पहले था कि डिप्टी कमिश्नर कॉम्पिटेंट थे ये देने के लिए परमिशन, बट नाउ यू हैव टू टेक द परमिशन। डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हाँ, तो सर वो लोग लैंड ले सकते हैं कि नहीं ट्राइब से? इंडस्ट्रियल पर्पस से? हाँ वो तो ले सकता है, लेकिन पर्सनली नहीं ले सकता है। नहीं सर, वो लिए और लेने के बाद फिर नॉन ट्राइब्स को दे सकते हैं लैंड? नहीं दे सकते। नो, मतलब वो लेंगे तो प्रॉपर गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगानी होगी? हाँ इंडस्ट्री लगेगा अगर टाइम वो जमीन वापस। सर उनका टाइम फ्रेम क्या होता है? हमारे यहाँ अभी लातेहार में कुछ जमीन गई है एसटी का जी, जो अभिजीत ग्रुप थी, तो उसमें तो फैक्ट्री पूरी तरह बंद हो चुका है जी। खुला ही नहीं समझिए। हाँ, तो क्या हुआ इसमें कि कितना टाइम है हम इसको बता देंगे। आई थिंक इट इज 2 years एंड एक्सटेंडेड अप टू 6 months मोर। जी सर। और मेरा एक मेरा 2 years के लिए तो गवर्नमेंट सेक्टर से अगर लेते हैं लैंड, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है सर। गवर्नमेंट एक करके पूछिए। सर आप कहाँ से हैं सर? सर आप कहाँ से हैं? झारखंड के किस जिले से? सर मेरा क्वेश्चन कब से है सर जी। एक सर कि अगर कोई एससी कैंडिडेट में अगर कोई अपना पिता से अगर जमीन लेता है तो उसके लिए भी सर परमिशन की जरूरत पड़ेगा, और उसमें क्या कंडीशन रहेगा? नहीं, उसके लिए परमिशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई कि पिता की जमीन वो परचेज कर रहा है, राइट? बिकॉज क्योंकि पिताजी के मरने के बाद वो जमीन तो बच्चे को ही जाएगा, लीगल हेयर को ऑटोमेटिक पोजीशन हो जाएगा। के बाद हो सकता है, अगर हो सकता है तो कुछ क्या टर्म ऑफ कंडीशन रहता है? क्या हो सकता है कि पिता के पास कोई जमीन बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, या सब? इन नॉर्मल कंडीशंस कुछ जमीन बचना चाहिए। डीसी उसको देखने के लिए कॉम्पिटेंट है कि कितना जमीन वो छोड़ के कर रहा है जी। और पर्पस क्या है बेटा को बेचने का। जैसे कि कंडीशन में सर बेचा जा सकता है। हाँ, अब वो देखेगा कि भाई बेटा तो लीगल है, कल को प्रॉपर्टी पिता के मरने के बाद उसी को मिलनी है, तो आखिरकार बेचने का मकसद क्या है? बेचने का मकसद व्यक्ति को एग्जाम्पल के तौर पर एक पिता का 4 पुत्र हैं, और उस कंडीशन में हो सकता है कि किसी को और कुछ मिला, किसी को मान लीजिए कि अगर जमीन ही देना था पुत्र को, घर में अपना कुछ पर्सनल मैटर रहा, तो अगर इस कंडीशन में अगर उस देना चाह रहा है तो उस कंडीशन में मिल सकता है कि नहीं परमिशन उसको? क्योंकि इस कंडीशन में सर वो मतलब जमीन बेच के हस्बैंड को पता चला जाता है ना सर? हाँ,
सर आप रन कर रहे हैं सर झारखंड में ये 1950 ही क्यों माना गया है खतियानी रैयत में ST/SC को? जी झारखंड में शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को 1950 का ही क्यों माना गया है खतियानी रैयत में? बिकॉज उस समय ही नोटिफिकेशन हुआ था कि कौन कौन से जनजाति या कौन कौन से ट्राइबल्स वगैरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे वर शेड्यूल्ड इन दिस एक्ट। अगर आप लोगों के पास सर मेरे एक और सवाल है सर, यदि सर हस्बैंड ST है और यदि वो एक जनरल ST से शादी करता है तो जो बच्चे होंगे तो सर उनका राइट तो एज ST प्रिजर्व रहेगा ना सर? किससे शादी करता है? शेड्यूल कास्ट का मेंबर है हस्बैंड, और वाइफ कौन सी कास्ट हस्बैंड है? ST शेड्यूल है राइट। और हाँ। उनकी वाइफ जनरल कास्ट की है, तो जो बच्चे होंगे सर वो ST में ही रहेंगे ना? नहीं, ये डिपेंड करता है वो किधर से ब्रॉटअप हुए हैं। अच्छा सर, उसमें भी देखेंगे ब्रॉटअप कंडीशन। हाँ, वो बहुत एक्चुअली दिस टॉपिक इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। अब आधा हो जाने के बाद बोला कि नहीं हमको प्रॉपर्टी का लालच, हम उधर घुस जाते हैं कि हमको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, तो वी विल ट्रैवल इनटू द फर्दर्स लेन कि हमको वो झारखंड में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो वहां पे वो भाई चेंज कर लिया, वो कल्चर अपना लिया। तो दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द प्रॉपर्टी, और इसका अभी कोई सॉल्यूशन कंक्रीट नहीं निकला है कि मतलब किसी को भी वो मतलब कि करेक्ट आंसर या फिर क्या होगा उस प्रॉपर्टी का। जी सर। और सर सेकंड क्वेश्चन है मेरा, यदि मान लीजिए कोई ST कपल है, हस्बैंड वाइफ, उनके कोई बच्चे नहीं, यदि वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं सर, तो उस अडॉप्टेड चाइल्ड का सर क्या कंडीशन रहेगा आगे जाके? राइट वो एज ST माना जाएगा, मम्मी पापा दोनों ST सर, तो अडॉप्टेड चाइल्ड का गवर्नमेंट क्या दिए सर? If that child is brought up as scheduled tribe member of the both husband and wife, क्योंकि वो adoption and legal मतलब biological child दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है आइस गवर्नमेंट के आइस के अनुसार से, लॉ के अनुसार से, so that person will be treated to be a child of that particular, क्योंकि वो जब अडॉप्ट करता है the child is transferred with all rights उसमें मदर फादर के पास, बस अब तो वो वैलिड ट्रांसफर होना चाहिए, वैलिड अडॉप्शन होना चाहिए। सर अगर कोई खतियानी रैयत अपना कोई लीगल हेयर छोड़े बिना एक्सपायर कर जाता है तो उसको प्रॉपर्टी क्या होगा? गवर्नमेंट ले लेगी अगर कोई नहीं है उसका तो, और रीसेटल करेगी, एस्टेट में चला जाएगा। सेटल्ड प्रिंसिपल है सर। ये पार्टीशन वाले मामलों में सेलर और परचेजर दोनों एग्री हैं, बट किसी कारणवश डीसी साहब को परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए क्या है या तो कोई रिवीजन, क्या इसके आगे के लिए क्या कुछ रास्ता है कि नहीं? नहीं, वो इनवैलिड है क्योंकि ये एक्ट अलाउ नहीं कर रहा है ना सर। एक क्वेश्चन है मेरा सर, एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन डीसी साहब फिर भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहा है। एक्ट के अकॉर्डिंग है, सेलर भी रेडी है, परचेजर भी रेडी है और एक्ट के हिसाब से भी क्लियर है, लेकिन फिर भी डीसी साहब पर then there is no reason why DC will not allow. Yes. Sir, excuse me. Good evening. तो वहाँ पे तो सर DC पे एक्शन लिया जा सकता है, उस तरह का केस है तो। बट वो तो नौकरी पे नहीं होगा। It is his discretionary power whether to allow or not. आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर सर। क्या उसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इसके पास जाएंगे? DC पे एक्शन लेने के लिए कहाँ जाएंगे? रिट में जाएंगे सर। कहाँ सर? हम सर नया स्टूडेंट है इसीलिए थोड़ा सा। सर एक्सक्यूज मी, गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर अगर कोई ट्राइबल लड़की है और वो अगर किसी को गिफ्ट करती है अपने प्रॉपर्टी को, नॉन ट्राइबल को, तो सर क्या वो फिर गिफ्ट के बाद वो किसी और को भी बेच सकता है? पहले तो मैं ये बता दूं, सेक्शन 46 परमिट नहीं करता है कोई गिफ्ट करने को, ट्राइबल कोई ट्राइबल किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता है, वो प्रोहिबिट करता है। सर एक क्वेश्चन है, गिफ्ट इज इनवैलिड। हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर। थैंक यू सर।
सर बिहार सरकार मोहन जी पूछिए। यस सर, बिहार मोहन जी सरकार पूछिए, की मोहन। जमीन है। यस सर, बिहार सरकार की जमीन है, अवैध दखल है, लेकिन उस पे 83 में डिक्री मिल चुका है। तो क्या वो जमीन फिर से सरकार ले सकती है? कोर्ट से हाँ, सेशन कोर्ट से उसको डिग्री मिल चुका है। अवैध दखल? हाँ, अवैध दखल पे। किसके फेवर में डिग्री हुआ है? ये फेवर नहीं, जिनका दखल था उन्हीं के फेवर में। तो जब कोर्ट का डिग्री हो गया कि उनके पास जमीन रहेगा तो फिर काहे को कोई वापस नहीं सर, नहीं तो लेकिन अभी जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनकी भूमि पे बोर्ड लगाया गया है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ सर। ये जमीन अवैध दखल है, बिहार सरकार की भूमि है, अवैध दखल था, लेकिन उस पे केस किया गया था पार्टी के द्वारा, और वो केस जीत गए हैं। उनको वो पोजीशन मिल गया भूमि का, लेकिन वो उस पे रसीद नहीं कटवाए हैं, मोटेशन नहीं करवाए थे, वो रसीद नहीं कटवाए। 83 में ही उन्होंने जीता था केस, लेकिन उसके बाद 2014 में उस पे जो झारखंड सरकार थी, वो प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए उस पे जो मतलब सरकारी बोर्ड होता है वो लगा दिया है। हाँ तो देखिए, के बाद तो एप्लीकेशन तो नहीं होगा ना विदाउट मोटेशन के। देखिए एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग डेली रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, राइट, तो मैंने सपोज आपकी जमीन परचेज की, अभी तक 10 एकड़ आपकी जमीन थी, हमने 3 एकड़ परचेज कर लिया, लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं करवाया, तो दैट मीन्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गया सीओ के पास कि 3 एकड़ हैज बीन सोल्ड आउट, उसका म्यूटेशन नहीं हुआ, उसका ये नहीं हुआ, उसका। तो आप इतने दिन के बाद फिर म्यूटेशन के लिए अप्लाई कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं उठेगा कि वाई अभी तक आपने नहीं करवाया है। सर म्यूटेशन नहीं हुआ तो फुल ओनर तो नहीं बने अभी तक। डिग्री ऑर्डर कंप्लायंस तो करना, हाँ कंप्लायंस करना चाहिए था, तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा फिर म्यूटेशन एंड ऑल, तो वो अभी तक नहीं किया, तो वो गवर्नमेंट को लगा कि ये इसी की जमीन है। तो सर वो जो डिग्री मिला है वो वैलिड है या नहीं है? डिग्री तो वैलिड है, कोर्ट का डिग्री वैलिड है। हाँ तो वो सरकार, लेकिन हाँ उसमें आगे प्रोसीडिंग नहीं हुआ, तो हमने उस जमीन को अपने नाम पे नहीं करवाया अभी तक। उस डिग्री के बेस पे क्या अभी हम रजिस्ट्री करा सकते हो सर? कितना साल हो गया? ये 83 पे हुआ है सर, ये 83 पे डिग्री मिला हुआ है। हाँ 12 साल तक एग्जीक्यूशन रहता है उसका। कब्जा किसका है इतना दिन से? पार्टी का ही कब्जा है, लेकिन पार्टी ने उस पे कुछ बनाया नहीं है। छोटा सा एक खाली मकान, छोटा सा मकान बना हुआ है बस, और पूरा बाउंड्री किया हुआ है। तो पोजीशन के बेसिस पे फिर से एग्जीक्यूशन का केस करके म्यूटेशन करा सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन का टाइम 12 साल रहता है। टाइम फ्रेम कितना रहता है म्यूटेशन के लिए? ग्राउंड पे सर 12 साल से ज्यादा का मेरा पोजीशन है। हाँ मतलब वो कुछ आपको डिले कर। म्यूटेशन का टाइम क्या बोले आप सर? म्यूटेशन का टाइम क्या बोले? 12। म्यूटेशन का टाइम 5 ईयर बताया अपना। म्यूटेशन नहीं, एग्जीक्यूशन का। अच्छा एग्जीक्यूशन हुआ बोले। म्यूटेशन का मेरे ख्याल से सर कोई 15, 20, 25 कुछ ऐसा है। जैसा आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट टाइम पीरियड कि अगर कुछ ऐसा कभी हम पढ़े थे कि इफ बिफोर द लैप्स ऑफ दैट टाइम अगर म्यूटेशन नहीं कराया गया तो द लैंड विल रिवर्ट टू द original owner. Sure, I'll have to do some research on this. लेकिन कुछ इस तरह का आया था तो जी थोड़ा रिसर्च करता सर म्यूटेशन का तो मेन मोटो होता है कि रेवेन्यू लेना सरकार को, ये नहीं कि जब रजिस्ट्री करा लिए तो ये तो मेरा खुद का हो गया ना सर।
नहीं ऐसा नहीं, सही बात है, वो लैंड रेवेन्यू का ही बात है, रिकॉर्ड का रेवेन्यू का ही है, लेकिन जब तक रिकॉर्ड मोटेशन होने पे ही कंफर्म होगा कि ऑनर का हो गया पूरा तरीका से, मालिकाना हक प्रॉपर मिलेगा तब। टाइम ड्यूरेशन क्या है? टाइम ड्यूरेशन है कुछ क्या? नहीं कराएंगे तो लैप्स कर जाएगा। अरे वो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तब बताएंगे। कुछ हम सुने थे वैसा लॉन्ग टाइम बैक, आई एम फॉरगेटिंग इट एक्चुअली, एग्जैक्ट पीरियड क्या है, तो कोई बात नहीं, उसको रिसर्च करेंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो 18 साल बता रहा है। फिर भी वहाँ पे सर ठीक बोल रहे हैं सर, वहाँ पे सस्पेंशन हो सकता है, उतना दिन के बाद आप क्लेम कीजिएगा तो सस्पेंशन तो होगा ही। 12 इयर्स होता है सर। शेड्यूल ट्राइब से क्वेश्चन था एक्चुअली, ये टॉपिक एक्चुअली ऐसा है कि इसमें एकदम कंप्लीट जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं हो सकती। नहीं सर, शेड्यूल ट्राइब से क्वेश्चन है सर। सीएनपी एक्ट अगर कुछ पढ़ना होगा सर तो कौन सा बुक्स अच्छे होते हैं सर? अगर हम लोग को पढ़ना है सीएनपी एक्ट तो कौन सा बुक हमें प्रेफर करना है? एक तो पांडे आर.एन. रॉय सर का है, और दूसरा एक झारखंड हाईकोर्ट के है केशव सर। ये दोनों पब्लिकेशन मल्होत्रा की है। आप फिर से बताइए केशव और कौन सा? एक है पांडे आर.एन. रॉय सर का। पांडे तो एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज रिपीट सर। पांडे आर.एन. रॉय। ये कौन सा सेमेस्टर में पढ़ना है सर? तो दूसरा क्या बताया सर? और मैं दूसरा है सचिन जी, अच्युत केशव, ACH। अच्युत केशव सर तो दुमका के हैं सर। जी सर, हाँ, एडवोकेट है झारखंड हाई कोर्ट में। उनके द्वारा क्या सर स्पेलिंग सर? ACH YUT केशव। ये बुक दोनों लैंग्वेज में आती है, डिग्लट में है, तो यू कैन गो फॉर इट। अच्छा, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अब 8:45 से ज्यादा हो गया है, और सर को हमको लगता है कि हो सकता है कल केस हो, पता नहीं उसका तैयारी करना हो, तो अब हम लोग सर को धन्यवाद दें और नेक्स्ट सेशन का वेट करें। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। 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 On behalf of all, थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ मौजूद सभी लोगों के बिहाफ पे हम आपको एक बार और बहुत डीपली थैंक यू कहते हैं, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अनदर सेशन बीइंग कंडक्टेड बाय यू on this very subject. सर हम लोगों को जोड़ लीजिए, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है आपके पास? हम लोग बना लेंगे, है ना? बना लेंगे जी, हम लोग बना लेंगे। अभी तो सर एक रिक्वेस्ट है जी, हमारा भी एग्जाम शुरू होने वाला है सर 17 से 23 फरवरी। तो सर यदि लास्ट वीक में 23 फरवरी के बाद कोई भी डेट में सर इसका सेकंड सेशन करेंगे तो हम लोग ज्वाइन कर पाएंगे सर, क्योंकि हमारा भी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है 17 फेब से 23 फरवरी तक। ओके, तो नेक्स्ट सेशन सर आफ्टर 23 फरवरी करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हम लोग ज्वाइन कर पाएंगे। कौन से कॉलेज से? कौन से कॉलेज? सर जेबीएम झारखंड विधि महाविद्यालय। और कौन से कॉलेज में? झारखंड विधि महाविद्यालय सर, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। तो 23 फरवरी तक हमारा एग्जाम है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। सर एक तो क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट में सर अमेंडमेंट सर लेजिस्लेटिव असेंबली ही ना करेगा सर, झारखंड लेजिस्लेटिव? मेरे ख्याल से सर को अब स्पेयर किया जाए, है ना? और लेट अस मीट सर अगेन
नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये सब बाकी चीजें डिस्कस कर लेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस अनएंडिंग रहेगा। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी थैंक यू सर वेरी मच सर। लास्ट एक तो क्वेश्चन है सर। हेलो सर, अगर आप चाहें तो एक तो लास्ट क्वेश्चन है सर। छोड़ दीजिए नेक्स्ट टाइम सर। एक मिनट सर, थोड़ा सा 1 मिनट सर। हम लोग मैंने पिछड़ी जाति के अंदर आते हैं महतो लोग जी। तो एसटी का जमीन हम लोग खरीदे हैं 1970 में, तो उसका म्यूटेशन भी हो गया है और हम लोग रेंट भी दे रहा है, तो उस जमीन आदिवासी लोग वापस ले सकता है? कब लिए हैं? 1970 में। हम लोग पिछड़ी जाति में आते हैं। अच्छा, पिछड़ी जाति में है, ओके। हाँ, तो आरएसटी से हम लोग खरीदे हैं। ओके, तो ये 1970। एक बार हमको 1970 30 इयर्स बैक, 30 इयर्स से पहला है ना? हाँ यस सर, हम सर। अच्छा ओके। और ये डाल्टनगंज के कुछ लोग हैं क्या? डाल्टनगंज के? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ठीक है, कर चुके हैं अभी तक। अब 50 के आसपास बचे हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. The session was very good. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Good night.